एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जन समर्थन के साथ सरकार गठित होने का यह अवसर 60 साल के बाद भारत के इतिहास में आया है। परंतु यह अवसर इसलिए और ऐतिहासिक हो जाता है कि जो पिछली बार पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी थी वो लोकतंत्र का शैशव काल था। अब यह लोकतंत्र की परिपक्वता का काल है। तो एक परिपक्व लोकतंत्र में जन समर्थन के साथ सरकार बनाने का ये एक अभूतपूर्व अवसर है। और वैसे तो लेखनी वाले फर्स्ट टाइम जो नेहरू जी बने थे तो जन समर्थन से नहीं बने थे, कॉम्बिनेशन से बने। और अधिक ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो लगातार 7वां बजट जिसमें एक इंटरिम बजट शामिल है उसे प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री हो गई। इससे पहले रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम था जिन्होंने 1959 से 64 तक लगातार 6 बजट दिए थे, इंक्लूडिंग 1 इंटरिम बजट। और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बजट में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से लेकर भारत के आम, गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति सभी को शक्ति प्रदान करने की सर्वस्पर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। अगर आपने गौर से देखा हो इस बजट में तो कई एक ऐसे तत्व हैं जो आपको समझ में आएगा कि ये भविष्य में भारत की मजबूत नींव को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित है। जिसमें सबसे पहले है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 11,11,111 करोड़ रुपए का हुआ है और लगातार हमारी सरकार ने आने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उससे अर्थव्यवस्था को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है और इस बजट में उसे और व्यवस्थित किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, अगर सामान्य लोग ये कहें, जो मूलभूत ढांचे में व्यय करना, जैसे सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे इत्यादि। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस बजट में सबसे बड़ी प्रमुख बात एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम यानी रोजगार परक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का की पूरी व्यवस्था की, जिसमें यह है कि 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो लाभान्वित होंगे। इससे सरकार ने कहा है कि जो फर्स्ट टाइम रोजगार पाएंगे उनके जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का और उनकी जो पहली सैलरी है उसको सरकार देगी, जो 5-5 हजार रुपए के 3 किश्तों में यानी अधिकतम 15,000 रुपए का, यानी एक प्रकार से जो पहली महीने की तनख्वाह है वो सरकार देना सुनिश्चित करेगी और वो 3 भाग में देगी, अर्थात वो 3 महीने के बाद उनको प्राप्त हो। दूसरी व्यवस्था ये की गई है, देखिए रोजगार की बात जब हमारे विरोधी करते हैं तो नाना प्रकार की बातें, वाद प्रतिवाद और प्रपंच करना उनकी सहज और स्वाभाविक आदत हो गई। परंतु इसका सबसे ऑथेंटिक डाटा अगर माना जा सकता है तो वो है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाता है वो तभी खोलेगा जब कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा और वो अपनी वेतन से कटवाएगा पैसा, तो वो कर्मचारी भविष्य निधि में जाएगा और उसमें उसका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो भी सरकार 2 साल तक देगी और 3,000 रुपए अधिकतम तक यानी 3,000 रुपए महीने तक का जो नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देगी। ये इसलिए सुनिश्चित किया गया है ताकि अब जो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी उनमें अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त रोजगार में और स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित युवा उसमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। आपने एक और बात देखी होगी, कहा कि 500 कंपनियों इंटर्नशिप देने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें 1 करोड़ लोग। अब कई बार आप भी सोचेंगे कि वो 500 कंपनियां जो है
या जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इतना निवेश क्यों करें? ये ध्यान देने की बात है, जहां तक कि हमारे विरोधी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इस समय चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। पश्चिमी देशों का विश्वास कम हो रहा है चीन के ऊपर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल कारों के ऊपर ड्यूटी यूरोपियन यूनियन ने बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ चाइना WTO के कोर्ट में भी गया है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भारत में स्थापित करने में सफलता हासिल करें। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट और वो लंबे समय तक सुनिश्चित हो सके यह व्यवस्था करना, और इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स में 40% से 35% किया। इसको लेकर हमारे विरोधी कहते हैं कि साहब 40% से 35% आपने कर दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स में एक प्रकार से आपने कंपनियों को राहत दे दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा बताएं कॉर्पोरेट टैक्स कितना है दूसरे देशों में, क्योंकि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था है। चाइना में 25% है, सिंगापुर में 22% है, साउथ अफ्रीका में 27% है। तो अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, किसकी मदद करना चाह रहे हैं? आप तमाम विदेशी कंपनियों की मदद करना चाह रहे हैं ताकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के अवसर हैं वो दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था बने। इसलिए सरकार ने वह भी सुनिश्चित किया है। परंतु इसके साथ वो लोग अगर भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं तो उसमें अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित हो सके, यह भी सुनिश्चित किया है। इसके बाद इस देश में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हमारी सरकार के आने के बाद हुआ है वो हुआ है डिफेंस के क्षेत्र। और डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आउटले किया गया। आप सबको शायद ध्यान होगा कि डिफेंस के निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई। 80,000 करोड़ रुपए का हमारा डिफेंस का निर्यात हो गया है। पहली बार हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी निर्यात करने जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में देखिए, व्यवस्थित ढंग से प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई, जैसे मिलेट्स का वर्ष बनाया गया, आपने देखा होगा कि दलहन में और तिलहन, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस में हमारी सरकार आने से पहले इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेबिलिटी 70% के आसपास, अब हम उसे घटाते घटाते 42% के आसपास तक हम अपना प्रोडक्शन करने लगे हैं। उसे घटाकर 55-56% के आसपास लाने में सफल हुए हैं। तो दाल और तिलहन की फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की। दूसरी, आपने ध्यान दिया हो कि इस समय जो नेचुरल फार्मिंग, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके लिए 1 करोड़ फार्मर्स को सहायता देने की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की गई है ताकि भारत में वो स्वास्थ्यप्रद भी हो। और आपने तो शायद बहुतों को पता होगा, दुनिया के बड़े देशों में इस समय ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी हो गई। तो सरकार ने यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। हम सबको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भारत में बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं और अब सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र के बाद 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं की शक्ति के उत्थान से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ किया गया। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं किया होगा, कि जो इंपोर्ट किया जाएगा सामान भारत में मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि हम भारत को हवाई जहाज और पानी के जहाज की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो सरकार ने उस पर ड्यूटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी घटाई है और उनको पहले 6 महीने तक उस पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाता था, उसे 1 साल, यानी अब वो अगर कोई चीज आयात करेंगे जो निर्यात करने की दृष्टि से मैन्युफैक्चर होनी है तो 1 साल का समय उनके पास रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए है ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सके। सर्विस सेक्टर में हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने उसे आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए हैं। जो हमारी अन्य स्कीमें थी जिसमें गरीबों के लिए अन्य योजना, वो सब यथावत चल रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी के साथ साथ बजट में सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो नई टेक्नोलॉजी
जैसे 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और 1 लाख करोड़ रुपए की का एक फंड जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉर्पोरेशन में बनाया जाएगा रिसर्च के, क्योंकि कई बार क्या होने लगता है कि हम बाहर से चीजें आयात कर रहे हैं पर हमारे यहाँ फंडामेंटल रिसर्च नहीं होती है तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। तो उसकी रिसर्च और आने वाले समय में जमीन पे क्या है इसके साथ साथ ये भी जरूरत होती है कि अंतरिक्ष में आपकी ताकत है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस टेक्नोलॉजी का अलग से व्यवस्था की गई है। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक और बात, महंगाई की दर अभी भी 5% है जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं विनम्रता से और चुनौती से अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक वो शासन में रहे, अपने शासनकाल के कोई 5 साल बता दीजिए, 5 साल 5% से कम विकास कर। हमें जब सत्ता मिली थी तो मैं कोट करना चाहता हूं, अरुण जेटली जी ने 2014 में पहला बजट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड सब 5% ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी 5% से कम की ग्रोथ थी और डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, यानी 2.5 अंक में महंगाई की दर। और उस समय मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हो या IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की रेटिंग स्टेबल से निगेटिव कर दी और वही सेम स्टैंडर्ड एंड पुअर आज ये कह रहा है कि भारत बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 महीने में अगले 2 साल भी वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने यह कहा है कि एक लंबे समय के बाद भारत में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होता नजर आता है। एक दौर था, उस दौर में जब IMF वर्ल्ड बैंक के आगे हम प्रैक्टिकली याचक के रूप में खड़े होते थे और अभी पिछले वर्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो IMF की चीफ है उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हुए ब्राइट स्पॉट बन के उभरे। यानी एक दौर था कि हम IMF के आगे याचक थे, अब हम IMF की विकास की गति के संचालक के रूप में उभर के आए हैं। तो यह व्यवस्था इस बजट ने सुनिश्चित की है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग जिनके दौर में अधिकांश समय 1.8 से 2% की ग्रोथ रेट रही है, विपक्ष के दौर में लगभग अधिकांश सालों में एक आध अपवाद स्वरूप छोड़कर सदैव विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर है। हमारी सरकारों में अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार फिलहाल है, केवल 2020 का अपवाद स्वरूप छोड़ दें जो कोविड का दौर था, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर, और विकास की दर उससे काफी ऊपर रही है। पिछले में हमारी विकास की दर 8% रही जो टॉप G7 कंट्रीज की मिला के विकास की दर से भी ज्यादा है। इसलिए हमसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे विपक्षी हमसे बजट का हिसाब देने से पहले कम से कम अपना हिसाब हमें बता दें। और उल्लेखनीय बात यह कि बजट तो संख्याओं का खेल होता है और यह दिमाग में चढ़ गई है उन लोगों के, तो उनको 99 में बड़ा नजर आ रहा है और 2240 छोटा नजर आ रहा है। उनको अपने जमाने के हिसाब नजर नहीं आ रहे हो और इस ढंग की भाषा का प्रयोग संसद में हो रहा है, वो अभी बड़े अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब